हाय फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी आजकल जर्मनी में हैं। जर्मनी में इसलिए हैं कि वहाँ G7 कंट्रीज़ का समिट चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। गेस्ट के रूप में क्यों? वो इसलिए जो G7 के 7 कंट्रीज हैं जो अस्थायी सदस्य हैं, उसमें से भारत नहीं है। कौन कौन है ये 7 कंट्री? अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटाली है और जापान है। 7 में भारत नहीं है। तो ये 7 देश किस आधार पर तय हुआ? कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर तय हुआ। ये 7 दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद देश हैं। अगर दौलत के आधार पर ही 7 देश हैं वहाँ पर, फिर भारत तो 5वें 6ठे नंबर पर आता है। जीडीपी के आधार पर 5वें 6ठे नंबर पर आता है। अगर 5वें 6ठे नंबर पर होने के बावजूद भी भारत नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि दौलत के आधार पर यह तय नहीं हुआ है, ये जीडीपी के आधार पर तय नहीं हुआ है। तो क्या फिर डेमोक्रेसी के आधार पर वहाँ तय होता है? क्योंकि 7 देश डेमोक्रेसी वाले देश हैं। जहाँ तक भारत की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत में ही है, अमेरिका से भी बड़ा, तभी भारत नहीं है। अगर चाइना भी वहाँ नहीं है तो हम मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण। लेकिन जहाँ तक दौलत का प्रश्न है, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा दौलतमंद देश अगर कोई है तो चाइना है। तो निष्कर्ष ये हुआ, न दौलत के आधार पर यह तय हुआ है, न यह डेमोक्रेसी के आधार पर तय हुआ है। अपनी मर्जी से उन्होंने तय किया है। संभव है, चूँकि ये प्राइवेट ग्रुप है, ये अनौपचारिक समूह है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्या यूनाइटेड नेशन में कोई न्याय होता है क्या? यूनाइटेड नेशन में जस्टिस है क्या? यहाँ अगर नहीं है तो वहाँ होना चाहिए था, लेकिन यूनाइटेड नेशन में भी यही हालत है। ये भारत के बारे में आप जानते हैं, शुरू में जो यूनाइटेड नेशन के 47 मेंबर बने थे, उसमें से एक भारत भी था। आज भारत वहाँ होना चाहिए जहाँ इसका सही स्थान है, और वो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य। लेकिन अस्थायी सदस्य भारत नहीं है। अगर अमेरिका और रशिया के बाद किसी को वहाँ अस्थायी सदस्य होना चाहिए, परमानेंट मेंबर वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में होना चाहिए, तो भारत का स्थान होना चाहिए। लेकिन है कौन? चाइना है और फ्रांस है और ब्रिटेन है, भारत नहीं है उसमें से। तो फिर चाइना अगर है तो किस आधार पर है? मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे उद्देश्य हैं यूनाइटेड नेशन के। मुख्य 2 उद्देश्य में से पहला है कि शांति और सुरक्षा को बहाल करना। ये जो 5 अस्थायी देश हैं जिनके हाथ में वीटो पावर है, इनकी जवाबदेही है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बहाल करे। ये चाइना क्या कर रहा है? चाइना तो शांति और सुरक्षा को भंग करने वाली जो संस्था है, वो टेररिस्टों का जो ग्रुप है, आतंकवादियों का ग्रुप है, उसको ये पनाह दे रहे हैं, वीटो पावर वहाँ यूज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को में जो हैं टेररिस्ट, जो भारत में आकर के ऑपरेशन करते, उनकी सुरक्षा वो दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन का, वह है ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा करना। और ह्यूमन राइट्स में भी अगर कोई देश पहला नंबर पर है ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने में, भंग करने में, तो चाइना भी है। वहाँ के जो अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, लाखों की संख्या में, वहाँ कैंप के नाम पर वहाँ जेल में रखे हुए हैं, सिंजियांग स्टेट में। तो आप अंदाज कीजिए कि चाइना क्यों है वहाँ, भारत क्यों नहीं है, जबकि भारत हर शर्त को पूरा करता है। ये सारी बात है। भारत जब तक G7 का अस्थायी सदस्य नहीं हो जाता, भारत जब तक यूनाइटेड नेशन का अस्थायी, वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं हो जाता, भारत की पहचान कभी भी दुनिया के ताकतवर देशों में इसकी पहचान नहीं हो सकती है। ये सच है। इस तरह से भारत जैसे देशों का G7 का सदस्य नहीं होना या यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं होना एक बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसे सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। भारत जो आज G7 में गए हुए हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो गेस्ट के रूप में गए हैं, वो अकेले नहीं हैं, और भी 3 देश हैं,
उसमें से है अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और सेनेगल। क्या भारत की नियति ऐसे ही देशों के साथ बंधी हुई है? नहीं, इतनी निराशा की बात नहीं है। संतोष की बात यह है कि कम से कम भारत गेस्ट के रूप में बुलाया तो जा रहा है ना। चाइना के नसीब में तो ये भी नहीं, उसके लिए सपना ही बना हुआ है। तो इस तरह से भारत ने जो भी पाया है, भारत जहाँ भी खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रयास से भारत वहाँ पर है, अपने बल पर भारत वहाँ पर है। भारत का बल क्या है जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिल रहा है? उसका कारण है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। इस पॉलिसी ने भारत को किसी भी खेमे में जाने से रोका है और दोनों खेमों के बीच में सम्मान के साथ खड़ा किया है इसको। आज भी जो न्यू कोल्ड वॉर है, फिर से वही अमेरिका एक साइड में है, रसिया चाइना दूसरे साइड में है, और भारत बीच में खड़ा है और दोनों से सम्मान ले रहा है। ये नॉन अलाइनमेंट भारत के लिए वरदान है, जिसने भारत के राष्ट्रीय हित को न सिर्फ सुरक्षित रखा है बल्कि समय समय पर प्रमोट भी करता रहा है। एक तो ये कारण है। दूसरी बात क्या है, हाँ, जो नॉन अलाइनमेंट की बात मैं कह रहा था, इस नॉन अलाइनमेंट के बीज को नेहरू ने बोया था। आज वही बीज एक विशालकाय पेड़ बन करके भारत को तभी से लेकर आज तक छांव देता रहा है। नेहरू के बाद भी जो लीडरशिप हुए, सबों ने इस पॉलिसी को सुरक्षित रखा है, खोया नहीं है। जहाँ तक मोदी की बात है, मोदी की जो विदेश नीति है वो नॉन अलाइनमेंट के आधार पर ही है और दिनों दिन निखरती जा रही है। ये श्रेय मोदी को मिलनी चाहिए, ये सराहना मोदी को मिलनी चाहिए। और जहाँ तक ये विभाजित दुनिया है कोल्ड वॉर में, इसके बीच में जो भारत बैलेंस के साथ खड़ा है, तो बैलेंस के साथ खड़ा का क्या अर्थ हुआ? अब देखिए, एक तरफ जहाँ रसिया है और चाइना है, वहाँ भारत ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स का मतलब हुआ कि इसके जो देश हैं उसमें हैं ब्राज़ील, ये रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। एक तरफ तो भारत यहाँ पर है, दूसरे तरफ भारत क्वाड में है। क्वाड में कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। जब तक भारत G7 में भी जा रहा है और भारत का जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन का उस पर भी काफ़ी गंभीरता से बात हो रही है। एक तरफ भारत इनके साथ भी है, दूसरी तरफ दूसरे के साथ भी है। ये भारत की ताकत है, दोनों के बीच में दोनों का फ़ायदा ले रहा है। और रही बात जहाँ तक ये बायलैटरल ट्रेड का, व्यापार का, अमेरिका के साथ व्यापार करीब 128 बिलियन डॉलर का है, जापान के साथ भी 100 बिलियन डॉलर का है, और दूसरी तरफ चाइना के साथ, उसके साथ भी 125 बिलियन डॉलर का है। दोनों के साथ भारत का हित जुड़ा हुआ है। ये नॉन अलाइनमेंट की तारीफ है इस मायने में। जहाँ तक अमेरिका या यूरोप की बात है, भारत जो औजार खरीद रहा है, जो आर्म्स खरीद रहा है, वो धीरे धीरे अधिक आर्म्स खरीदना शुरू हुआ है भारत का इन देशों से। और रसिया से जो था वो बरकरार है, वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। एक तरफ रसिया, एक तरफ यूरोपियन कंट्री, दोनों से भारत अपना जो वॉर से रिलेटेड, युद्ध से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड औजार है वो खरीद रहा है। और रही बात कि चाइना अगर यहाँ पर लद्दाख बॉर्डर पर है, तो भारत भी वहाँ पर इंडो पैसिफिक जोन में है। अगर ये यहाँ से प्रेशर देता है चाइना, तो भारत भी ठीक चाइना के दहलीज पर बैठा हुआ है, वो चाइनीज सी के पास बैठा हुआ है। तो भारत को बैलेंस रखा हुआ है यहाँ भी। और इस तरह से भारत की जो विदेश नीति है, इसी कारण से दुनिया की बेहतरीन विदेश नीति में से एक कहलाती है, जो भारत को स्टेबल रखे हुआ है, भारत के हित को संभाले हुए है। जर्मनी में हो रहे इस G7 के समिट में एक रिजोल्यूशन हुआ है। इस रिजोल्यूशन में 600 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट पास हुआ है। ये प्रोजेक्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत भी सदस्य रहेगा। चाइना वाला जो बेल्ट रोड है उसमें भारत नहीं है, क्योंकि भारत ने ऑब्जेक्शन किया था कि हम इसमें नहीं रह सकते, क्योंकि इस बेल्ट एंड रोड को जो आप ले जा रहे हैं वो अक्साई चीन होके जा रहा है और वो POK होके जा रहा है, जो भारत की ही ज़मीन है।
चाइना ने नहीं माना, भारत ने कहा हम नहीं जाएंगे आपके साथ। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में भारत भी रहेगा। और रही बात, दूसरी बात कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पर हैं, सिर्फ वो वहाँ जो चल रहा है G7 उसी में भाग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर नेता से अलग अलग बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित पर या दुनिया के हित में। और तीसरी बात यह है कि ये जो इन्वेजन हुआ, रशियन इन्वेजन हुआ यूक्रेन पर, उसके बाद पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की ताकत बढ़ी है। ये जाहिर होता है कि चाइना अब पहले की तरह भारत पर प्रेशर नहीं दे सकता है, ये जानता है चाइना। एक बात जो भारत के खिलाफ है वो ये है कि चाइना जैसे दुश्मन पर भारत का निर्भर रहना। अगर आप दुश्मन पर निर्भर हैं तो जाहिर है आपकी जो डिप्लोमेसी है वो कमज़ोर है। और $95 बिलियन का जो इंपोर्ट ले रहा है हर साल भारत चाइना से मजबूरी में, वो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत को इससे ऊपर उठना पड़ेगा, आज ऊपर उठ जाए या कल हो जाए। और तीसरी बात एक और है, जहाँ तक वेस्टर्न कंट्री का सवाल है, अमेरिका का चाहे यूरोप का, उन्हें भी अब अच्छी तरह से पता चल गया है कि रशिया के सवाल पर भारत पर अब दबाव नहीं दिया जा सकता इससे ज़्यादा। अभी वहाँ बहुत सारे रेजोल्यूशन हुए हैं जर्मनी में जो रशिया के खिलाफ हुआ है, भारत उसमें नहीं रहा, भारत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। तो जाहिर है कि भारत को अब दबाव नहीं दे सकते हैं, ये सही है। और जहाँ तक रूस से रिश्ते की बात है, तो ये इन्वेजन के बाद भी रूस और भारत का जो रिश्ता है, मैत्री का जो रिश्ता है, उसमें और निखार आता जा रहा है। ये भी सच है। अगर भारत आज यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा ये सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है, लेकिन चाइना है या ब्रिटेन है या फ्रांस है, तो वो तीनों इसलिए है कि अमेरिका की मेहरबानी है उन पर। अमेरिका की मेहरबानी पाने के लिए उनको फॉलोवर उनका बनना पड़ता है, पिछलग्गू। भारत को अपना आत्मसम्मान प्यारा है। आत्मसम्मान के कीमत पर भारत को यूनाइटेड नेशन की अस्थायी सदस्यता नहीं चाहिए। जिस रास्ते पर भारत चल रहा है ऐसे ही चलता रहे तो संभव है कि न सिर्फ G7 के देशों में से एक भारत होगा, बल्कि G7 में से पहला भारत ही होगा। ऐसा मेरा विश्वास है और उसका आधार भी है। और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है वो यूनाइटेड नेशन में भी मजबूत बन के खड़ा रहेगा। इन्हीं आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।